अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान। तहरीक-ए-इंसाफ में इख्तिलाफात की खबरों के साथ साथ अब मुझे क्यों निकाला की आवाज़ें भी उठने लगी। पार्टी के एक सरगर्म रहनुमा को निकाल दिया गया और निकाले जाने के बाद वो रहनुमा सवाल पूछ रहा है। प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में सह-फरीकी सीरीज़ का जो फाइनल खेला जा रहा है, इसका हाल यह है कि पल में तोला पल में माशा। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की कारकर्दगी बन गई तमाशा। इस कारकर्दगी का जायजा भी लेंगे, लेकिन पहले बात करेंगे तहरीक इंसाफ की, जो बज़ाहिर एक के बाद एक बयानियां हार रही है और एक के बाद एक कार्ड खो रही है। कभी एहतजाज तो कभी मुज़ाकरात का रास्ता, कभी नाफरमानी की धमकी तो कभी तरसीलात ज़र रोकने का डराव, कभी वकला तहरीक पर भरोसा तो कभी अदालतों पर तकिया, कभी ट्रंप से उम्मीदें तो कभी IMF को संदेशे। लेकिन अभी तक सब बेसूद ठहरा। बानी PTI ने आखिरी पत्ता भी खेल दिया और वो था फौज के सरबराह के नाम एक के बाद एक खुला खत। लेकिन इन खतूत के हवाले से भी आर्मी चीफ का सख्त रद्द अमल सामने आया है। BBC के मुताबिक बानी PTI की जानिब से एक्स अकाउंट पर अब तक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के नाम या के बाद दीगरे 3 खुले खत लिखे गए। तीनों खुले खत इसी महीने की 3, 8 और 13 तारीख को लिखे गए। बानी PTI ने जनरल आसिम मुनीर को लिखे इन तवील खुले खतूत में मुबैना इंतखाबी धांधली और जेल में रवा रखे गए नारवा सलूक समेत कई उमूर को मौजू बनाया। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए इन खतूत के मुताबिक बानी PTI ने दावा किया कि मुझे मौत की चक्की में रखा गया और ये कि मेरे सारे केसेस में फैसले दबाव के जरिए दिलवाए जा रहे हैं। बानी PTI ने इन खतूत में इस्टेब्लिशमेंट से अपनी पॉलिसी तब्दील करने का मुतालबा भी किया। आर्मी चीफ ने एक रोज पहले इन खतूत की कहानी भी तश्तज़बाम कर दी। इस्लामाबाद में तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के एजाज में दिए गए जोहराने में सहाफ़ियों से पहली बार गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान जनरल आसिम मुनीर ने 2 टोक कहा कि मुझे बानी PTI का कोई खत नहीं मिला और अगर खत मिला भी तो इसे नहीं पढ़ूंगा बल्कि इसे वज़ीर आज़म को भिजवा दूंगा। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक आर्मी चीफ ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि वो किसी सियासी रहनुमा के साथ ऐसी बातचीत नहीं करेंगे जो इनके दायरा इख्तियार से बाहर हो, और ये भी कि इस्टेब्लिशमेंट ना इमरान खान से पहले बात करना चाहती थी और ना अब बात करना चाहती है। PTI और मुक़्तदरा के दरमियान जो तलखी मौजूद थी, फ़िलहाल इसमें इजाफा हो रहा है और मामला दुरुस्त होता नज़र नहीं आ रहा। लेकिन आर्मी चीफ के 2 टोक जवाब और तज्ज़ियाकारों की राय के बरअक्स PTI को अब भी उम्मीद है कि जनरल आसिम मुनीर न सिर्फ बानी PTI का मकतूब खोल देंगे बल्कि PTI रहनुमाओं को शर्फ मुलाकात भी बख्शेंगे। करता हूँ गवर्नमेंट स्टाफ पास ऑन नहीं करेंगे और जो उनमें जिक्र किया गया उन इक़दाम पे ज़रूर वो गौर करेंगे। मुझे ये उम्मीद है। सर खुद मुलाकात भी कर रहे हैं आप आर्मी चीफ से? देखो देखते हैं, कोई नहीं। ओपन लेटर से मुराद यही है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें, न सिर्फ वो शख्स जिसे मुखातिब किया गया। शायद इसीलिए आर्मी चीफ की ये गुफ्तगू मीडिया पर सामने आने के बाद तहरीक इंसाफ ने एक्स अकाउंट पर एक पैगाम में तंज किया कि ये एक ओपन लेटर है, यानी डाकिए का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन लगता है कि आर्मी चीफ ने बानी PTI और उनकी जमात को यह पैगाम दिया कि मसला डाकिए का नहीं, उन्होंने खतूत ही गलत एड्रेस पर भेजे। सवाल यह है कि क्या PTI बंद गली में चली गई है और इसे खुद समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। सवाल यह भी है कि मुज़ाकरात का सियासी दरवाज़ा खुद बंद करने और आर्मी चीफ की जानिब से ख़त रद्द होने के बाद PTI के पास अब आगे कौन सा ऑप्शन बाकी बचा है। बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब नईम हैदर पंजोता साहब से। पंजोता साहब, सबसे पहले तो यही समझा दें कि एक जमहूरी पार्टी आर्मी चीफ को मुखातिब कर ही क्यों रही है? बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, आपने मौका दिया जी। देखिए, बात यह है कि इमरान खान साहब इस पाकिस्तान की शहरी हैं, साबिक वज़ीर आज़म है, पब्लिक फिगर हैं, पूरी कौम उनके पीछे खड़ी है, उनको मुल्क की फिक्र है और मुल्क की फिक्र के अंदर वो ये बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पीका लॉ किस लिए लाया गया ताकि लोगों की आवाज़ बंद की जाए। वो कह रहे हैं कि 26वीं तरमीम इसलिए की गई क्योंकि अदलिया को मजीद अपने अंडर करना था। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी जो जंग है वो फौज तब ठीक तरीके से लड़ पाती है जब उसकी फोकस जो है अपनी आईनी जिम्मेदारी के ऊपर हो। ये ना हो कि उसका फोकस जो है वो क्रैक करने के ऊपर हो। तो वो तो बड़ा वाज़ेह कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि फौज और आवाम के दरमियान फासले जो बढ़ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी पॉलिसियों की वजह से हैं। वो पॉलिसी ठीक कीजिए। वो कह रहे हैं कि मुल्क की मईशत तब बेहतर होगी जब मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होगा। इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में तब आएगी जब लोग दुनिया के
समझे पाकिस्तान में हमारी दौलत जो हम लेकर जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट लेकर जा रहे हैं, वो हमारी महफूज होगी। वो कह रहे हैं कि आज मुल्क महंगाई की वजह से इस नहज पर आ गया कि अवाम के पास खाने के लिए पैसे नहीं। तो इसका आर्मी चीफ से क्या ताल्लुक है? महंगाई का, रूल ऑफ लॉ का, इनका आर्मी चीफ से क्या ताल्लुक है सर इन चीजों का? देखिए वाजिया कह रहे हैं, वो अपने खत के अंदर क्या बात कर, जितने भी खतूत हैं वो कह रहे हैं कि ये कह देना कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस वक्त क्या शहबाज शरीफ हुकूमत चला रहा है, क्या मोहसिन नकवी हुकूमत चला रहा है, उनके पीछे कौन है जो फार्म 47 के मुताबिक? तो इसका मतलब है कि आपके साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं वो भी हुकूमत नहीं कर रही, उसके पीछे भी एस्टैब्लिशमेंट है, फौज है, आर्मी चीफ है। देखें हमारे साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं उसके पीछे डेफिनेटली उनको जो है वो बैकअप तो उनका हासिल है, क्योंकि वो अगर हुकूमत में ना होते तो उनके पास कोई सामने करने के लिए कुछ ना होता। लेकिन ये कह देना कि इनका कसूर नहीं है, तो ये मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व है, क्योंकि ये बेनिफिशरी हैं। और ये बेनिफिशरी होने के नाते जब तक ये जारी रखेंगे तो डेफिनेटली पीटीआई जो है वो दबाने के लिए जो उनका प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेगा और ये इक़्तिदार में रहेंगे। जो ही ये अगर पीछे हटते हैं और पीटीआई उठती है और हमारे कैदी रहा होते हैं, हमारे तमाम इमरान खान साहब लोग हैं, तो डेफिनेटली वो फिर आकर अपना मैंडेट भी, और हम आगे बढ़ेंगे, मैंडेट भी वापस करना पड़ेगा। तो ये तो घर जाएंगे, ये जेलों में जाएंगे। तो इसलिए ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ उठे या 8 फरवरी का जो इलेक्शन है वो वापस हो। तो इसलिए ये मुकम्मल तौर पर उस चीज का हिस्सा है, ये उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। आपने देखा कि जिससे जैसे मुख्तलिफ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं कि जनाब ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ वाले एहतजाज करेंगे, ये 8 फरवरी से पहले आप देख लें, 26 पर देख लें कि जब गोलियां चलाने की बात हुई तो साथ ही फिर गोलियां चला भी दी। तो सर अब ये अब जरा ये इसको देखते हैं फ्यूचर क्या है। फ्यूचर सर ये है कि 3 दफा खत लिखा आज आर्मी चीफ साहब ने जो गैर रस्मी गुफ्तगू की सहाफियों से, उसमें उन्होंने कह दिया कि मैंने तो खत पढ़ा ही नहीं। यानी एक तरह से उन्होंने उस खत को कंसिडरेशन में लाने से ही इनकार कर दिया ना। अब क्या आगे किस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, कहाँ का दरवाजा खटखटाएंगे? प्लेटफॉर्म आपके एग्जॉस्ट हो चुके हैं तकरीबन वैसे सारे। आपने एहतजाज करके देख लिया, आपने धरना दे के देख लिया, अदालतों में जाके देख लिया, 26वीं आनी तरमीम आप नहीं रुकवा सके, मुज़ाकरात का दरवाजा आपने आखिर में खुद बंद कर दिया, यूं कह लें हुकूमत ने बंद किया, आपने फाइनल कॉल दी, और आखिरी में था आर्मी चीफ। अब कौन सी जगह रहेगी है सर जहाँ पे आप दरवाजा खटखटाएंगे? देखिए बात है कि मैं आपके प्रोग्राम के अंदर बैठा हूँ और मैं अंदर भी आ रहा हूँ, और आप ये कह दें कि मुझे आप नजर नहीं आ रहे, तो पूरी दुनिया तो देख रही है ना कि नजर आ रहा है, और मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ और आपके साथ बैठा हूँ, आप भी देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ। तो ये एक स्टेटमेंट देकर ये कह देना, ये एक मैं समझता हूँ कि जो खान साहब ने खत के अंदर कहा ना कि क्रेडिबिलिटी लूज करने वाली बात है, या एक लोगों के अंदर मजीद उस बात को के ऊपर मोहर लगाने वाली बात है कि अगर एक ट्वीट एक आम शहरी करता है, एक सहाफी करता है, या कोई बात, अब आप देख रहे हैं ना पिछले दिनों काशिफ अब्बासी के साथ क्या हुआ, तो वो तो नजर आता है हर एक को, वो ट्वीट भी नजर आता है, वो ट्विटर अकाउंट भी नजर आता है, वो 1971 वाला ट्वीट भी नजर आता है। वो ये कहते हैं सर, एक लम्हे के लिए मान ले नजर आ गया, उन्होंने कहा अगर नजर आता भी, अगर मैं पढ़ भी लेता, अगर मेरे पास खत मौसूल हो भी जाता लेट से, तब भी मैं पढ़ता ना, मैं वज़ीर आज़म को भिजवा देता। यानी बेसिकली उन्होंने आपके खत को रद्द कर दिया है। अब वो ऑप्शन ही खत्म हो गया ना सर, वो जानबूझ के किया या उन तक पहुंचा नहीं, वो कहता बहस है, लेकिन वो कहते हैं पहुंचता भी तो मैं ना पढ़ता। तो अब आगे क्या सर, आगे क्या कोई ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं ऑपोजिशन के साथ मिलके आप? देखें बात यह है कि जो बंदा जो है उसको वो ये कहे, मैं तो मुझे तो हंसी आ रही इस बात के ऊपर कि एक बंदा काम कर भी रहा हो और फिर कहे जी कि मैं कर नहीं रहा, वो कैसे उसको फिर आप सर आप बेशक हंस लें, उन्होंने नहीं पढ़ना खत, वो नहीं पढ़ेंगे, आप पूरी तरीके साफ हंसती रहे सर इस बात पे, उन्होंने नहीं पढ़ना खत, वो कह दिया उन्होंने। नहीं, एहसास दिलाना होता है कि आप एक इदारे के सरबराह हैं और आप ये मुल्क जो है उसको इस तरीके से चला रहे हैं, तो ये तो आपका एहसास दिलाना है। हाँ अगर ये वज़ीर आज़म कौन सा वज़ीर आज़म ही तो आपने बिठाया ना जी। बाकी जो है हमारे आपने दूसरा सवाल किया है कि क्या आपका नेक्स्ट क्या स्ट्रेटजी होगी, तो डेफिनेटली जितनी जमातें हैं जो रूल ऑफ लॉ के ऊपर बिलीव करती हैं उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है। तमाम लोगों को खुल सामने आना चाहिए और इस तरीके का हिस्सा बनना चाहिए। जो नहीं बनेगा हिस्सा वो अपनी सियासी कब्र भी खोद लेगा और आखिरत भी अपनी गंदी करेगा, उन्हें आना चाहिए। इसमें अब किस बात करेंगे? वैसे ये सर मैं इस पे आता हूँ, मैं इस जुमले पे आता हूँ, आपकी आवाज़ चलेगी, जरा देखिएगा तारिक साहब आवाज़ क्यों नहीं आ रही पंजोता साहब की। अच्छा मैं सब सवाल मेरा अगला ले ले, जो मुलाकात वकला की मुलाकात दी हुई है आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ से,
तो उसमें क्या बात हुई है सर? आप भी थे क्या? ये बात यानी क्या मुलाकात हुई भी है या नहीं? क्योंकि खबरें तो ये आई हैं कि वकला मिले हैं जाके। नहीं, आज तो कोई मुलाकात नहीं है जी, आज तो नहीं हुई। कल अली अमीन साहब की मुलाकात और परसों मुलाकात हमारी हुई थी, आज तो कोई मुलाकात नहीं। अच्छा ठीक है। अच्छा सर देखिए, अभी एक जुमला आपने कहा था, मैंने बाकायदा तौर पे उसको लिखा है, वो मैंने उसका लिखा, आपने कहा जितनी जमातें हैं जो रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करती हैं। सर वैसे ना अब ये ना सारी बात मेरा ख्याल है हमें ना अब आवाम के सामने सच बोलना चाहिए। किस बात का रूल ऑफ लॉ पंजोता साहब? यही आप थे, यही फौज आपके साथ खड़ी थी, बाजवा साहब थे, नवाज शरीफ एंड फैमिली को आपने वो रगड़ा दिया, नून लीग को आपने वो रगड़ा दिया, और फिर यही चीज़ें जो आज आपके साथ हो रही हैं, ये आप किसी के साथ मिलकर कल को कर रहे थे, वो आज बदला आपसे ले रहे हैं। एक साइकिल है, मतलब ये कुछ भी नया नहीं हो रहा जो आपके साथ हो रहा है। हाँ, उसका तरीका मुख्तलिफ हो सकता है, उस ज्यादती का तरीका मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन नया कुछ भी नहीं हो रहा सर। कल आप उसका हिस्सा थे, आज ये उसका हिस्सा है, तो कौन रूल ऑफ लॉ सर? नहीं देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत के अंदर सिर्फ एक केस जो है इसके ऊपर मखसूस में आज भी आवाज कट रही है पंजोता साहब की, देखिएगा जी। मैं कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब भी अगर नायल हुए हैं तो 2017 के अंदर हुए हैं ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत के अंदर के ऊपर केस सर बी फेयर। इसी तरह से वो भी करंट गवर्नमेंट कहती है कि जो केसेस अभी खान साहब पे वो हमने थोड़ी किए हैं, वो तो उसमें हुए हैं, निगरान गवर्नमेंट के दौर में हुए हैं। सर बी वेरी फेयर। एस्टैब्लिशमेंट, इमरान खान एक पेज, ऐसे गठजोड़ था। जब आप अपोजिशन में भी थे ना सर, तब नवाज शरीफ के खिलाफ कौन कौन सी साजिशें नहीं हुई और जिसका हिस्सा आप नहीं थे सर। यू लेट्स बी वेरी फेयर सर। आप इस्तेमाल हो रहे थे, आज ये इस्तेमाल हो रहे हैं। नहीं देखिए, हम तो कोई इस्तेमाल जो है वो नहीं है कि हम हो रहे हैं। हम तो बड़ा अपना मौक़िफ़ क्लियर रखते हैं। अगर आपको याद होगा कि मतीउल्लाह जान को उठाया गया था तो सबसे पहले खान साहब ने कहा था कि उसको जो है रिलीज किया जाए, वो कहाँ है। आप ये देख लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत के बाद जब दूसरा दौर शुरू हुआ या उससे पहले आज तक कितने सहाफ़ी जो हैं वो अपने जो है वो प्रोग्राम जो है वो उनको ऑफ एयर कर दिया गया है और वो अपने चैनल बनाकर बातचीत कर रहे हैं। इसी तरह से बाकी जो जुल्म बर्बरियत की गई है, मुझे दिखाएं तहरीक इंसाफ के दौर में किसी के ऊपर जलसा करने के ऊपर पाबंदी थी, किसी के ऊपर गोली चलाई गई, किसी को शहीद किया गया, किसी के ऊपर जो है वो क्रैकडाउन किया गया, लोगों के घरों में छापे मारे गए, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। फार्म 47 का वाला किस्सा मुझे एक दिखा दें, कहीं पर ऐसा नहीं हुआ। तो ये तो एक ब्लेम गेम है ना कि आप उनकी गोद में बैठे थे, आप उनकी गोद में बैठ गए। गोद इतनी होती तो हम इससे आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जब तक हम इस गलती को नहीं मानेंगे ना कि सियासी जमातों को ना एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में खेलना नहीं चाहिए, जब तक इस गलती को नहीं मानेंगे तब तक कुछ ठीक होने वाला है नहीं। वैसे कल को आपको इक़्तिदार मिल गया, कल को यही आर्मी आपके साथ खड़ी होगी, आके आप दोबारा यही कुछ दोहरा रहे होंगे, यही सब कुछ आप करोगे। इससे आगे बढ़ते हैं, चलें। शेर अफजल मरवत असेंबली में खड़े होकर कह रहा है कि मुझे क्यों निकाला। कसूर क्या है सर शेर अफजल मरवत का? नजर आता है पूरी पार्टी उस आदमी के खिलाफ है, वो एक आंख नहीं भाता पार्टी को। हालांकि वो क्राउड पुलर भी है, वो आपकी पार्टी में रह के दबंग बात करने वाला भी है, और वो तब निकला था जब कोई नहीं निकल सकता था आपकी पार्टी में से। वो तब मजमा लेके, वो अवाम लेके बाहर निकलता था। उसका प्रॉब्लम क्या है पार्टी से? हाँ देखें, बात यह है कि मेरी आप स्टेटमेंट उठा के देख लें, मैंने हमेशा जब भी मुझसे बात की तो मैंने बिल्कुल बड़ा वाज़ह तौर पर ये कहा कि बिल्कुल जो है क्राउड पुलर हैं और वो निकले। लेकिन अब देखें, खान साहब का कोई भी फैसला जो है वो खान साहब का फैसला है, वो जो समझें, जो देखें। खुदा थोड़ी है खान साहब, पूछते तो होंगे ना आपसे, कोई रीजन तो होगा ना। ऐसे तो नहीं खान साहब को रात को ख्वाब आया, सुबह उठ के कहा शेर अफजल मरवत को लात मार के निकाल दो। नहीं, खान साहब का जो फैसला है वो बिल्कुल अटल फैसला है, और खान साहब का डिसिप्लिन जो है, खान साहब की पार्टी है, उसके वो सरबराह हैं, वो जो समझे वो मुझे निकाले, उनकी मर्जी निकाल। भाई कुछ तो ऐसी हरकत की होगी ना शेर अफजल मरवत ने कि खान साहब को नागवार गुजरी होगी। आज मैं टीवी पे बैठा हूँ ना, देखिए मैं आज टीवी पे बैठा हूँ तो इमरान खान की वजह से बैठा हूँ। नहीं, ये तो बड़ी काबिल तारीफ बात नहीं है कि आपका लीडर इतना मुंह जोर है कि उसका जो दिल करता है वो करता फिरता है, उसे कोई पूछ नहीं सकता, वो जब दिल करे जिसको मर्जी निकाल दे। नहीं देखें, इमरान खान साहब की जो स्ट्रगल है, जितनी कुर्बानी इमरान खान साहब की है, वो समझते हैं कि पार्टी के अंदर सर सो व्हाट। पंजोता नईम पंजोता, उसका भाई गायब रहा, नईम पंजोता ने मार खाई हुई है, नईम पंजोता की कुर्बानियां हैं। एक दिन तहरीक इंसाफ का चेयरमैन उठे, सुबह उठ के कहे जनाब पंजोता को निकाल दो। भाई कोई कुछ तो होगा ना, आखिर एक जमहूरी पार्टी है, ये कोई डिक्टेटरशिप वाली पार्टी थोड़ी है जिसमें एक आदमी का जो दिल करे वो करता रहेगा। तो अगर शेर अफजल मरवत के साथ इतना नारवा सलूक रखा जा रहा है तो कुछ तो उस बेचारे ने ऐसा किया होगा ना जो नाकाबिले माफी है। वो है क्या मसला उसका?
देखिए, मसला तो जो आपके सामने है सारा आपको भी पता है, मसला सारी चीजें आपको पता है। और अगर मैं कल कोई ऐसी चीज करता हूँ और मसला अगर मैं कोई ऐसी चीज करता हूँ फॉर एग्जांपल जो पार्टी के खिलाफ हो, 1 दफा करता हूँ, खान 2 दफा करता हूँ, 3 दफा करता हूँ, और खान साहब मुसलसल बार बार मुझे कहते रहे कि ये आप ना कीजिए, और मैं करता रहता हूँ, तो डेफिनेटली फिर वो क्या कर रहे हैं बार बार ऐसा जिससे खान साहब रो रहे हैं? वो क्या करते हैं? देखें आपको पता ही है। अब खान साहब का जो फैसला है, मैं कोई उस तफसील के अंदर नहीं जाना चाहता कि ये हुआ है, बट जो खान साहब का फैसला है वो आपके सामने है। और उनको शोकाज भेजा गया था, उसको उन्होंने जवाब दिया, जवाब के बाद जो भी एक्टिविटीज हुई खान साहब ने उसको देखते हुए किया, तो ये खान साहब का फैसला था। चलें ठीक है बजोदा साहब, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आबाद रखे, पार्टी में फलते फूलते रहें आप। बहुत बहुत शुक्रिया बजोदा साहब कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, हम जरा आपको बताएंगे इस वक्फे के बाद शेर अफजल मरवत कौन है, क्या है, ये किरदार क्या है, इसका मसला क्या है, तहरीक इंसाफ को इससे क्या मसला है, और इनको तहरीक इंसाफ की पॉलिसी से क्या मसला है, इस मुख्तसर से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद हाज़िर नाज़रीन, तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात की खबरों के साथ साथ अब मुझे क्यों निकाला की आवाज़ें भी उठने लगी। रिपोर्ट किया जा रहा है कि पार्टी में वकला ग्रुप और सियासी ग्रुप आमने सामने आ चुका है। बानी पीटीआई को जाकर शिकायतें लगाई जा रही हैं और इन्हीं शिकायत के नतीजे में पार्टी के एक सरगर्म रहनुमा को पार्टी से निकाल दिया गया। अब वो रहनुमा पूछ रहा है कि इसे क्यों निकाला गया। ये वो रहनुमा है जो बार बार तनाज़ात का शिकार होता है, जो कभी टेलीविजन प्रोग्राम में हाथापाई शुरू कर देता है, कभी अपनी पार्टी पर ही तनकीद कर देता, कभी पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ बयानात दे देता है, जिसे कितने ही शो कॉज नोटिस जारी किए जा चुके। अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयानात और इक़दामात पर अब पीटीआई मुखालिफ जमातें इसे पसंद करने लगी है। इस रहनुमा का नाम है शेर अफजल मरवत। आज भी जब वो असम्बली के ऐवान में आए तो हुकूमती बेंचेस पर बैठे अरकान तालियां बजाने लगे और इनकी अपनी जमात के मेंबरान खामोश बैठे रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच मिस्टर स्पीकर। आप लोग चुक चुक आगे मरवाना दीजिएगा इनको। असम्बली में तकरीर करते हुए शेर अफजल मरवत ने एक सवाल किया और वो सवाल हुकूमत से नहीं बल्कि उनकी अपनी जमात से था। इस बयान का एक पस मंजर था। शेर अफजल मरवत को 2 दिन पहले पार्टी से निकाल दिया गया था। इसका जिम्मेदार शेर अफजल मरवत पार्टी के ही दीगर रहनुमाओं को करार देते हैं। इल्ज़ाम लगाते हैं कि इन्हें निकालने का फैसला बानी पीटीआई ने नहीं किया बल्कि कुछ पार्टी रहनुमाओं ने बानी पीटीआई से करवाया। निकाले जाने के बाद उन्होंने इसी मजमून की एक तवील ट्वीट की और आज कौमी असम्बली के फ्लोर पर भी यही सवाल पूछा कि इन्हें क्यों निकाला गया। मेरा अपनी दोस्तों से है, मुझे क्यों निकाला? ये वसीम साहब, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? सिंस यू आर द पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, जो हम क्वेश्चन ले रहे थे, चले तशरीफ रखें। आज ही अपनी पार्टी से सवाल पूछने वाले शेर अफजल मरवत को मकबूलियत उस वक्त मिली थी जब एक टेलीविजन शो में वो नून लीग के रहनुमा से झगड़ पड़े थे। बात हाथापाई तक पहुंच गई थी। इसके बाद इसी लड़ाई पर बात करते हुए शेर अफजल मरवत ने जो जुमला बोला था वो तो पाकिस्तान में हर किसी की जुबान पर आ गया था। इसके बाद शेर अफजल मरवत को तहरीक इंसाफ में बहुत मकबूलियत मिली और वो वक्त गुजरने के साथ बढ़ती चली गई। 9 मई के बाद जब पीटीआई क़यादत की सियासत महदूद हो गई और कारकुन भी सरगर्म ना रहे तो शेर अफजल मरवत कई शहरों में गए। वो जहां गए इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। शेर अफजल मरवत हुजूम में मकबूल होते गए और फिर अपनी पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ ही बयान देने लगे। जो जर्री और ना ये हामिद खान और रऊफ हसन और ये शाडोले का चूहा, इन सब के ताने बाने कोई हिला रहा है। रऊफ हसन, मुझे पता नहीं है कि इस बदबख्त इंसान का मुझसे क्या बुग़्ज़ है। मेरी बर्दाश्त इतनी नहीं है कि तुम जैसे अशकाल के लोग जो शक्ल से ज़ोंबी नजर आते हो, खामोश हो जाओ ऐ बदबख्त इंसान, वरना पीटीआई को मैंने कह दिया कि तुम्हारे मुंह पे कालक मल दे तो हर जगह पीटीआई वाले तुम्हारे मुंह पे कालक मलेंगे। सुपरटेंडेंट के ताउन से शिबली फराज और उमर अयूब ने मेरी ये मुलाकात नहीं होने दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस वक्त मैंने उठाया जिस वक्त ये मुर्दा घोड़ा बन चुका था। खैबर पख्तूनख्वा से लेकर सिंध तक अवाम के पास गया और ये सारे छुपे हुए थे जो आज पार्टी के कर्ता धर्ता बन गए हैं। 8 फरवरी जब आई तो ये लोग बाहर निकल आए और बाहर निकल आने के बाद पहला टारगेट में बना।
गुज़िश्ता साल अगस्त में शेर अफजल मरवत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उन पर दफा 144 के खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया गया। बाद में शेर अफजल मरवत ने जब अपनी गिरफ्तारी पर असम्बली में गुफ्तगू की तो पुलिस अफसरान के खिलाफ तहकीर आमेज और धमकियों भरी गुफ्तगू की। तो कापोर जो है वो चूंकि शक्ल का बहुत ही सियाता और छोटे कद का था, DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद, तो मैंने उसे कहा कि हजरत ये क्या नकाबे पहन के आप बैठे हैं। तो उसने 9mm की पिस्टल निकाल के साइड पे रखी कि आपको तो पता है फौजदारी वकील हो कि पुलिस की तवील से जब कोई भाग जाता है तो उसको मार दिया जाता है। मैंने कहा क्या बात की हजरत, लेकिन मैंने कहा हम पठान तो मुसल्लियों पर बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ते हैं। मैंने कहा तुम्हारा चिनोट भी मालूम है, मुल्तान का घर भी मालूम है और लाहौर का घर भी मालूम है। उन लोगों में हम नहीं हैं शरीफों में कि मार का के खामोश होते हैं। खुदा की कसम ऐसे खूनख्वार भेड़िए बन जाते हैं कि लोग अपनी रैंक तक भूल जाते हैं। मकबूलियत के बाद शेर अफजल मरवत ने ऐसे ऐसे बयानात दिए जिनसे वो तनाज़ात का शिकार होते चले गए। एक बार उन्होंने कह दिया कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म कराने में सऊदी अरब का भी किरदार था, और फिर ये बयान भी दिया कि मरियम नवाज इन्हें कत्ल कराने का मंसूबा बना रही। पाकिस्तान की एक सियासी शख्सियत ने असैसिनेशन का टारगेट जो है वो टारगेट जो है मेरा दिया गया है, और इस ज़िम्मन में $1 लाख की अदायगी हो चुकी है। और क्योंकि ये इंतहाई अहम बयान है, पूरी जिम्मेदारी के साथ हम दे रहे हैं। किसी भी लम्हे या किसी भी जगह पे मुझ पे अटेम्प्ट हो सकता है। ये सारा काम मरियम नवाज की माँ पे हुआ है। सऊदी अरब के बारे में बयान के बाद शेर अफजल मरवत को पार्टी की अहम कमेटियों से निकाल दिया गया था। मुतनाज़े बयानात पर इन्हें शो कॉज नोटिस भी जारी किए गए। इनसे कहा गया कि आप बगैर सोचे समझे बोलते हैं, जिसका नतीजा पार्टी को भुगतना पड़ता है। शेर अफजल मरवत तहरीक इंसाफ क़यादत के खिलाफ जो बयान देते थे, इनसे तहरीक इंसाफ की क़यादत इतनी तंग हुई कि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल भी इनके खिलाफ बयान देने पर मजबूर हो गए। जनवरी में सलमान अकरम राजा ने कहा था कि शेर अफजल मरवत को पार्टी पॉलिसी का अदराक नहीं, वो ऐसे बयानात दे देते हैं जिनका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं होता। इसके जवाब में शेर अफजल मरवत ने कहा कि पार्टी पॉलिसी के मुताबिक तो सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल। इसके बाद शेर अफजल मरवत को एक और शो कॉज नोटिस जारी किया गया। फिर फरवरी में तहरीक इंसाफ ने सवाबी में जलसा किया तो शेर अफजल मरवत को स्टेज पर जगह मिलने में भी दुश्वारी का सामना रहा। इन्हें अलग से खिताब की दावत भी न दी गई, बल्कि जब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा स्टेज पर तकरीर के लिए आए तब शेर अफजल मरवत इनके साथ आए और मुख्तसर खिताब किया। इस खिताब से भी शिकवे और नाराजी छलक रही थी, जबकि सलमान अकरम राजा की तकरीर के दौरान भी शेर अफजल मरवत नारे लगवाते रहे। बुरे वक्तों में काम आते हैं, अच्छे वक्तों में अच्छे लोगों ने हमारे लफ्ज़ ही दिए हैं। मेरी जुबान बोलेंगे हमारे शेर वजीर आला सरदार अली अमीन खान गंडफूर। आपने पाकिस्तान को आजाद करना है। इस पर अब से 2 रोज पहले शेर अफजल मरवत को तहरीक इंसाफ से निकालने का एलामिया जारी किया गया, लेकिन शेर अफजल मरवत का रवैया मजीद जारहाना हो गया। उन्होंने माजरत करने की बजाय सलमान अकरम राजा से मुतालबा कर दिया कि वो इन्हें शो कॉज नोटिस जारी करने की बजाय अपनी कारकर्दगी बताएं। सलमान अकरम राजा है वो सवाबी के जलसे में आ जाते हैं, KP में आ जाते हैं जलसे करने के लिए। भाई खान पंजाब को उठता देखना चाहता है। कोई लाहौर में जलसा करें, कोई पंजाब में जलसा करें। 26 नवंबर को किधर थे, 25 नवंबर को किधर थे, 24 नवंबर को किधर थे? लाहौर में पंजाब में जलसा नहीं कर सकते। यहाँ पे आके डिसिप्लिन के नाम पे आप लोगों ने आंत मचाई हुई है। शेर अफजल मरवत को अपनी पार्टी रहनुमाओं से यह भी शिकायत है कि वो जेल में जाकर बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात करते हैं तो इनके कान भरते हैं, अनाद फैलाते हैं और पार्टी के अमूर पर तवज्जो ही नहीं देते। शेर अफजल मरवत ने कहा कि इनकी बानी तहरीक इंसाफ से 2 मिनट की मुलाकात भी हो गई तो इनके खिलाफ किए गए तमाम फैसले वापस ले लिए जाएंगे। PTI है इमरान खान और PTI का वर्क। खान पाबंद सलासल है, 74 साल उम्र है। 6-7 लोग या 10 लोग मखसूस उनके पास जाते हैं और वो
उनके कान में जो है कुसर पुसर करके उनका काम बुग़्ज़-ओ-अनात पिलाने के और कुछ नहीं है। पार्टी के अमूर पे उनकी कोई तवज्जो ही नहीं है। तो ये फैसला जो है मैं पार्टी का फैसला समझूंगा। इन्होंने खान से फैसला करवाया, 2 मिनट की मेरी खान से मिलने की देर है, फिर आप देखेंगे ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। नवंबर 2023 में शेर अफजल मरवत को पार्टी का सीनियर नायब सदर बनाया गया था। गुज़िश्ता साल इंतखाबात में उन्होंने लकी मरवत से कामयाबी हासिल की थी और कौमी असम्बली के रुकन बने थे। तहरीक इंसाफ को फाल रखने में शेर अफजल मरवत का किरदार बहुत अहम रहा है और आज वो सवाल कर रहे हैं कि इन्हें क्यों निकाला। ब्रेक के बाद हाज़िर नाज़रीन, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची में सैफ अली की सीरीज का फाइनल खेला जा रहा है। पाकिस्तान के 243 के हदफ के ताक़ुब में इस वक्त नाज़रीन न्यूजीलैंड के 160 स्कोर हो चुके हैं। 35 ओवर्स में 3 खिलाड़ी आउट हैं और इतने क्रूशल मुकाम पे, बल्कि इतने क्रूशल मैच में 2 कैचेस भी छोड़े जा चुके हैं। फील्डिंग जो है वो शुरू दिन से पाकिस्तान का एक वीक पॉइंट, पाकिस्तानी टीम का एक वीक पॉइंट रहा है। लेकिन गुज़िश्ता मैच में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 350 से ज्यादा रन्स के हदफ का ताक़ुब करने वाली पाकिस्तानी बैटिंग लाइन सैफ अली की क्रिकेट सीरीज के फाइनल में न्यूजीलैंड के बॉलर्स के सामने बेबस नजर आ रही है। आज बाबर आजम ने तो अपने तेज तरीन 6000 रन्स बना लिए, लेकिन वो टीम का स्कोर बोर्ड बेहतर ना कर सके। बाबर आजम तो डाटा प्लेयर ही दिखाई दिए, जबकि दीगर खिलाड़ी भी इन्हीं के नक्शे कदम पर चलते दिखाई दिए। आज ना तो खुशदिल ने दिल खुश किया और ना ही राना के बल्ले ने रन उगले। फखर जमान से उम्मीद थी कि इनकी वजह से टीम का सर फखर से बुलंद होगा, मगर उनकी विकेट के साथ ही सऊद शकील और बाबर आजम 12वें ओवर तक सिर्फ 54 रन के मजमूई स्कोर पर पवेलियन लौट गए। ये वो वक्त था जब गुज़िश्ता मैच में सेंचुरियां स्कोर करने वाले मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा क्रीज पर आए और पाकिस्तान की लड़खड़ाती हुई इनिंग्स को 88 रन की शराकतदारी का सहारा दिया। इन दोनों के बाद तैयब ताहिर ने भी मजमूई स्कोर में 38 रन का इजाफा किया। तहम इनके बाद कोई भी पाकिस्तानी बल्लेबाज न्यूजीलैंड के बॉलर्स के सामने ठहर ना सका। खुशदिल शाह 18 गेंदों पर सिर्फ 7 रन बना सके और फहीम अशरफ भी 2 कैच छूटने के बावजूद सिर्फ 21 रन की इनिंग्स ही खेल सके और यूं पूरी टीम 50वें ओवर में 242 रन बनाकर आउट हो गई। न्यूजीलैंड की जानिब से विल रोके ने 4 जबकि माइकल ब्रेसवेल और मिचेल ने 2-2 विकेटें हासिल की। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल ने अपने 10 ओवर्स में सिर्फ 20 रन दिए। आज एक बार फिर कौमी टीम अपने रिवायती खेल की जानिब लौट आई। एक बार फिर अगर मगर का खेल शुरू हो चुका है। आज शाहीनों ने 170 डॉट बॉल्स खेलकर सिलेक्टर्स और क्रिकेट माहिरीन को हैरान कर दिया। यानी आज कौमी टीम ने 28.2 ओवर्स में कोई भी रन नहीं बनाया। सबसे हैरान कुन मिचेल सेंटर्स और ब्रेसवेल की 120 गेंदों में 75 गेंदों पर शाहीन एक भी रन स्कोर न कर सके। यानी इन्हें यही नहीं बल्कि स्पिनर के पहले 17 ओवर्स में सिर्फ 1 चौका लगा। सवाल यह है कि क्या आज जो है वो बैटिंग के लिए पिच साजगार नहीं थी? अगर शाहीनों के लिए पिच साजगार नहीं थी तो न्यूजीलैंड कैसे बेहतरीन खेल पेश कर रहा है? इस वक्त दोनों टीमों के सिलेक्शन का मयार देखा जाए तो न्यूजीलैंड एक बेहतरीन और प्रोफेशनल टीम के साथ मैदान में है, जिसके पास 6 बैटर्स जबकि 5 बॉलर्स हैं। हमारे साथ इस वक्त साबिक टेस्ट क्रिकेटर जनाब तौसीफ अहमद साहब मौजूद हैं। तौसीफ साहब, इस परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे और इन कंपैरिजन के जो पिछला मैच पाकिस्तान ने खेला है, इतना बड़ा टारगेट उन्होंने चेस कर लिया था, इस आज की परफॉर्मेंस, मैं ये नहीं कह रहा कि हम हार रहे हैं, अल्लाह करे हम जीत जाएं, मगर आज की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे? आपने ठीक कहा और मुझे लग रहा है कि ये खैर मैच अभी ख़त्म नहीं हुआ और विकेट्स अगर गिरेंगे तो पाकिस्तान के बहुत चांसेस हैं कि वो जीत जाए, मैच एंड तक जाएगा। बट आई थिंक मेरा ख्याल है कि ये पिच को थोड़ा जैसे पहले हमने वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ थोड़ा ढीला रखा था पिच को, तो मेरे अपने ख्याल से इस पिच में वो चीज़ नहीं है जो पिछली पिच के अंदर थी। प्रिपेयर की गई है जाहिर है, लेकिन प्रिपेयर करने का भी एक तरीका होता है। डेफिनेटली अगर हम जीत जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बट ये थोड़ा सा स्पिन भी हो रहा है, थोड़ा स्लो भी आ रहा है गेंद, तो आया हम फास्ट बॉलिंग में भी हम जो है स्ट्रगल कर रहे हैं और फिर हमारे पास स्पिनर की भी प्रॉब्लम है। पार्ट टाइम स्पिनर हैं हमारे पास ज़्यादातर, एक अबरार के अलावा। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि अब थोड़ा मुश्किल ज़रूर हो रहा है, पर उन्होंने बैटिंग भी इसीलिए की है कि शायद बाद में मुश्किलात
आएंगी, बट उनकी बड़ी डेप्थ है बैटिंग में। मेरा ख्याल है 5 से ऊपर का एवरेज थोड़ा सा हो गया जरूर है। अब ये है कि विकेट्स गिरेंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तान इसमें जीत सकता है, लेकिन वही जो आपने बात की कि मेरा ख्याल है सच ऐसी जरूरत ही नहीं। ठीक है, आप जीत भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन थोड़ा सा तो ऐसा होता कि 300 प्लस एक वही स्क्वायर है जिसमें 350 और 350। तौसीफ साहब, रियली सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, देखिए जीत हम सकते हैं, लेकिन जो कोताहियां हैं जो कि हमें हरा भी सकती थी और आगे चल के नुकसानदेह साबित भी हो सकती हैं, उन कोताहियों का क्या? जैसे 128 डॉट बॉल्स, एक फिर इतने क्रूशल टाइम पे 2 कैचेस का छूटना, फिर एक रिव्यू ना लेना ये जानते हुए भी कि आउट था आपके पास, एक बड़ा सीरियस आउट था, वो रिव्यू तक ना लेना, इन गलतियों को क्या करें सर? बिल्कुल आपने ठीक कहा। रिव्यू के मामले में अगर आप पहले हम बात करते हैं तो वो तो हम कभी भी ठीक हमने रिव्यू नहीं लिए। जब जो शोर मचा के कह देता है, सबसे सही जो होता है वो कीपर होता है सामने, और या स्लिप का फील्डर है। बॉलर तो आपको हर बॉल उसको लगेगा कि जैसे आउट है। तो मेरा ख्याल है कि ये उसी का एक नतीजा है जो कि साफ आउट होते हुए भी इन्होंने उसको नहीं लिया। मेरा ख्याल दोनों कप्तान और वाइस कप्तान साथ ही खड़े थे और उन्होंने, जबकि वो अबरार कह रहे थे कि ले लें, ऐसे टाइम में आप जब विकेट्स लेने तो आपको ले लेना चाहिए था। और ये पहले का प्रॉब्लम हमारा चल रहा है, हम सही उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी कैचेस की आपने बात की, यस बिल्कुल ठीक है। और कभी हम एकदम अच्छे फील्डर नजर आने लगते हैं कैचिंग में, लेकिन वो बहुत कम होता है। मगर कभी हम ये पोजीशन हमारे, तो ये क्रूशियल टाइम में आप अगर कैचेस छोड़ेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए प्रॉब्लम जरूर होगी। ठीक है, सिलेक्शन पे क्या कहेंगे सर आप? चूंकि ये जब टीम सिलेक्ट की गई थी तो तब बहुत शोर मचा था कि ये किस तरह की सिलेक्शन है, इस पे क्या कहेंगे सर आप? देखिए सिलेक्शन तो देखिए वाकई सही नहीं हुई है। इसमें आप बड़े से आप चैंपियन ट्रॉफी भी आप जीत जाएंगे, सारा कुछ कहेंगे, लेकिन जो चीजें दूसरी टीमें कर रही हैं और जिस जगह पे मैचेस हो रहे हैं वहां मेरा ख्याल आपको रेगुलर एक स्पिनर की मिसिंग मैं कर रहा हूँ। एक और रेगुलर स्पिनर आप खाली 7 ही रख लेते, क्योंकि 4-4, 5-5 फास्ट बॉलर आपको रखने की इन पिचों पे जरूरत नहीं है। और फिर एक ओपनर, जो पहले से हम सब बात कर रहे हैं, एक ओपनर आपका जरूर होना चाहिए था। आप बाबर को कुर्बान कर रहे हैं उस लिहाज से, गो के वन डाउन जो होता है वो लाइक ओपनर हो जाता है, बट आप क्यों उसको, आपका की प्लेयर है, आप उसको 4 या 5 पे ही जाने देते, 4 पे, तो एक ओपनर आप लेते। अब तो खैर कहानी निकल गई। अब एक ही चीज हो सकती है कि आपके अनफिट हो और सही अनफिट हो प्लेयर, अल्लाह ना करे, तो फिर आप रिप्लेसमेंट ले सकते हैं, वरना आपको इसी से गुजारा करना पड़ेगा। तो सर इस तरह की टीम के साथ आप चैंपियंस ट्रॉफी में कोई कामयाबी नजर आ रही है आपको कि इस सिलेक्शन के साथ और इस परफॉर्मेंस के साथ जो हमें आज देखने को मिल रही है, ओवरऑल ट्राई सीरीज में देखने को मिल रही है, हाउ डू यू सी चैंपियंस ट्रॉफी देन? ये हम अच्छा तो नहीं खेल रहे, सिवाय पिछले मैच के हमने देखा उसमें वो भी 2 लड़कों की परफॉर्मेंस आपको नजर आ रही है, और हमेशा हमें नाज था अपनी फास्ट बॉलिंग पे, तो हमें तो बिल्कुल जीरो नजर आ रहा है सारा कुछ। और उस लिहाज से मैं कह सकता हूं कि आपकी बैलेंस टीम तो कहीं भी नजर नहीं आ रही है। वही लोग के दुआओं पे चलें और इस तरह जीत जाएं, ये हो जाए, वो हार जाए तो ये आ जाए, वो चला जाए, ये आ जाए, जो पहले होता रहा है कि भाई बिल्कुल क्लियर होके हम कभी भी नहीं गए। तो आई थिंक मेरा ख्याल है ये वाली टीम में तो आपको प्रॉब्लम तो है, सच्ची बात है। और हम दुआ ही कर सकते हैं कि आपने जो टीम सेलेक्ट की है वो लोगों को पसंद है। तौसीफ साहब, रमजान, हमारा रमजान दुआओं में ही गुजरेगा इस सिलसिले में। तो बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ साहब, सर आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।